नमस्कार, मैं हूं नरेश भारी। आज हम इस वीडियो में चीन की संसद यानी राष्ट्रीय जन कांग्रेस एवं उसकी स्थायी समिति का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 57 में लिखा है कि एनपीसी यानी राष्ट्रीय जन कांग्रेस राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग है। अनुच्छेद 57 राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग किसे मानता है? एनपीसी यानी राष्ट्रीय जन कांग्रेस को मानता है। अनुच्छेद 58 में लिखा है एनपीसी एवं स्टैंडिंग कमेटी यानी राष्ट्रीय जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति व्यवस्थापन शक्तियों का प्रयोग करती है। यानी एक तरीके से हम ये कहें कि वहाँ संसद से अगर तात्पर्य है तो वह क्या है? एनपीसी और उसकी स्थायी समिति व्यवस्थापन शक्तियों का इस्तेमाल करती है। सिद्धांततः जनवादी चीन है, उसके जो शासन का स्वरूप है वो संसदीय है। कैसे है? जो कार्यपालिका है वो एक राज्य परिषद वहाँ की कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका को एनपीसी और एनपीसी का सत्र नहीं चल रहा हो तो एससी यानी स्टैंडिंग कमेटी के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। दूसरा, चीन की व्यवस्थापिका है उसका नाम एनपीसी है और ये जो उत्तरदायित्व है इसी से ऐसे प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था है वह संसदीय है। लेकिन हम आगे देखेंगे कि वास्तव में ऐसा कुछ चाइना के संविधान में नहीं है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के जो एनपीसी हैं उसके सदस्य हैं वो डिप्यूटीज़ कहलाते हैं। ये लगभग 35 इलेक्टोरल यूनिट्स यानी इलेक्टोरल जो क्षेत्र हैं उनसे चुन के आते हैं। चीन हमें पता है चीन में 23 प्रांत हैं, इसके अलावा स्वायत्त प्रांत हैं, स्पेशली ऑटोमेटेड रीजन हैं, साथ में ताइवान का विवादित क्षेत्र भी शामिल है। तो ये जो विभिन्न इकाइयाँ हैं उनसे चुन कर आते हैं। पीपल्स कांग्रेस ऑफ प्रोविंस, ऑटोनोमस रीजन, म्यूनिसिपैलिटी डायरेक्टली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विसमैन कांग्रेस ऑफ पीएलए यानी जो वहाँ की जो सेना है पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वहाँ का जो सर्विसमैन कांग्रेस है वहाँ से भी सदस्य चुनकर आते हैं। डिप्यूटी इलेक्शन काउंसिल ऑफ हांगकांग एंड मकाऊ, मकाऊ स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, वहाँ से भी चुनकर आते हैं। ताइवान्स कंपेटेरिएट्स कंसल्टेशन इलेक्शन काउंसिल से भी डिप्यूटी चुनकर आते हैं। प्रत्येक कांग्रेस का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। 2018 में 13वीं एनपीसी का प्रथम सत्र हुआ, यानी आज की तारीख में यह 13वीं एनपीसी चल रही है। देखिए, इस एनपीसी को जो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसकी जो नेशनल कांग्रेस है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वो दल का मामला है, यह शासन का जो एक तरीके से संसद है उसकी बात हो रही है। इसका सत्र स्टैंडिंग कमेटी बुलाती है। स्टैंडिंग कमेटी जब चाहे इसका सत्र बुला सकती है या 115 डिप्यूटीज अगर प्रस्ताव रखें तब सत्र बुलाया जाता है। सत्र वार्षिक रूप से होता है, यानी चूंकि बहुत बड़ा संगठन है तो सामान्यतः सत्र नहीं बुलाया जाता। कोरम इसका 2/3 है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि इतनी बड़ी विधायिका हो, इतना बड़ा संगठन हो और जिस उसका अगर कोरम ही 2/3 हो तो काम करना बेहद कठिन हो जाता है। सत्र की शुरुआत में ये प्रेसिडियम का चुनाव करती है और प्रेसिडियम ये तय करता है कि कौन से बिल हैं वो डिस्कशन के लिए आएंगे। एनपीसी डिप्यूटीज़ का जो चुनाव है वो जनता करती है। हमने देखा था राइट टू वोट, 18 वर्ष के व्यक्ति को राइट टू वोट मिलता है। फंक्शन एंड पावर ऑफ एनपीसी, यह व्यवस्थापिका शक्तियों का इस्तेमाल करती है। आर्टिकल 57 और 58 में हमने देख लिया। संविधान में संशोधन की अनन्य शक्ति, यानी चाइना के संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वह सिर्फ और सिर्फ एनपीसी को है। संविधान में संशोधन कैसे होता है? प्रस्ताव लाया जाता है और उसके बाद में उसे स्वीकृति दी जाती है। प्रस्ताव के लिए है कि या तो एनपीसी की जो स्टैंडिंग कमेटी है
एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी से लाया जाए प्रस्ताव, या एनपीसी के 1/5 डिप्यूटीज, इन दो के बीच में या है। 1/5 डिप्यूटीज अगर प्रस्ताव लाएं और यह प्रस्ताव एनपीसी में 2/3 बहुमत से जब स्वीकृत हो जाए तो संविधान संशोधित हो जाता है। 1982 का संविधान है वह 1988 में, 1993, 1999, 2004 और 2018 में संशोधन हो चुका है। यानी एक देखिए कि चाइना के संविधान अनम्य संविधान है, उसमें संविधान में संशोधन करना मुश्किल काम है। यानी आज तक मात्र 5 बार संशोधन उसमें किया गया है। संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण, यह एनपीसी की शक्ति है, वो संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण कर सकती है। बेसिक लॉज का निर्माण और उनमें संशोधन की शक्ति भी एनपीसी को है। केंद्र सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों का जो चुनाव है, जो उनकी नियुक्ति है, वो एनपीसी करती है। चीन के संविधान में 2 वर्ड्स हैं, चुनाव और डिसाइड्स। तो कुछ चुनाव करती हैं, जैसे चाइना का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो एनपीसी करती है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, यानी एनपीसी की जो स्थायी समिति है उन सबके चेयरमैन से लेकर के उन सबके सदस्य और उन सब का चुनाव कौन करता है? एनपीसी स्वयं करती है। नेशनल सुपरवाइजर कमीशन है, उनके डायरेक्टर का चुनाव कौन करता है? एनपीसी करती है। इन चुनावों के अलावा डिसाइड्स यानी राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेशन पर राज्य परिषद के प्रीमियर यानी जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं उनका तय करती है। यानी ये एक तरीके से चुनाव नहीं है, राष्ट्रपति नाम सजेस्ट करते हैं और उस नाम को फाइनल करती है एनपीसी। एनपीसी प्रधानमंत्री का तय करती है। प्रीमियर फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर वाइस प्रीमियर, स्टेट काउंसलर, मिनिस्टर्स, गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक, ऑडिटर जनरल, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द स्टेट काउंसिल इनका मनोनयन करती है। डिसाइड एक तरीके से मनोनयन है, कौन करती है? एनपीसी। इसके अलावा एक चुनाव और भी करती है, चेयरमैन ऑफ सीएमसी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, उनके चेयरमैन का चुनाव करती है और इसी चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेशन करने पर उसको मनोनयन करती है अन्य सदस्यों का। चेयरमैन सिफारिश करेंगे और उनका मनोनयन कौन करेगी? एनपीसी। इसके साथ साथ जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रीय सर्वोच्च जनवादी कोर्ट, उसके प्रेसिडेंट को तो इलेक्ट करती है और अन्य जो जजेज हैं वो उनका मनोनयन करती है। प्रोक्यूरेट जनरल ऑफ द सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेट, चाइना में एक प्रोक्यूरेट एक नई संस्था है, अन्य जगह नहीं होती, उसके चीफ का चुनाव भी एनपीसी करती है। और ये जितने भी पदाधिकारी थे जिनको इसने इलेक्ट एंड डिसाइड्स की शक्ति के साथ मनोनयन किया, इन सबको वह रिमूव भी कर सकती है और रिमूवल के लिए कोई विशेष प्रावधान का उल्लेख नहीं है। पदाधिकारियों की नियुक्ति के अलावा अगला जो एनपीसी का कार्य है वह है मुख्य सार्वजनिक मुद्दों पर निर्णय, यानी राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास योजना की रिपोर्ट को रिव्यू करना और उसे अप्रूव करना, केंद्रीय और लोकल बजट पर रिपोर्ट को रिव्यू करना, केंद्रीय और लोकल बजट के क्रियान्वयन को रिव्यू करना। यानी संविधान का क्रियान्वयन के साथ साथ जो पॉलिसी क्रियान्वयन है वह भी इसी के अधीन है। प्रांत, स्वायत्त क्षेत्र, नगरपालिका केंद्र के अधीन स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की स्थापना, यानी नए अगर स्थापित क्षेत्र किए जाते हैं ये स्थापना, तो इनको अप्रूव करता है एनपीसी। युद्ध और शांति के प्रश्नों का निर्णय भी एनपीसी तय करता है। अब बात यह है कि जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। देखने में ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस है एक ऐसा संगठन है जो यूनिकैमरल है, यानी उस पर उसकी शक्तियों पर दूसरे सदन का कोई
हस्तक्षेप भी नहीं है। चाइना में जुडिशियल रिव्यू जैसी कोई चीज़ है नहीं, यानी न्यायपालिका भी उस पर कोई कंट्रोल नहीं करती। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो एनपीसी को हासिल ना हो, यानी संविधान संशोधन से लेकर के बजट क्रियान्वयन सबको रिव्यू, जांच, सारी शक्तियां एनपीसी को प्राप्त हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि यह जो ब्रिटेन का लोअर हाउस है या भारत का लोक सदन है उसके समान यह सदन है, लेकिन या उससे भी स्ट्रोंग है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। ऐसा वास्तव में नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी कई वजह। एक तो ये है कि हमने देखा कि इतना बड़ा सदन है 1980 डिप्यूटीज़ का, और वर्ष में एक बार जिसकी बैठक बुलाई जाए, तो इतने बड़े सदन में एक बार बैठक बुलाई जाए तो वास्तव में कोई भी गंभीर कार्य इसमें नहीं किया जाता। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है वो यह है कि जो भी काम है, जो भी उत्तरदायित्व एनपीसी के प्रति अन्य ऑर्गन्स का है, उनमें यह बात लिख दी गई कि जब एनपीसी अधिवेशन में ना हो या सत्र में ना हो तो एनपीसी की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके प्रति उत्तरदायित्व रहेगा। तो ये जो प्रावधान है, तो इसने एनपीसी की सारी शक्तियां स्टैंडिंग कमेटी में ला दी। एनपीसी की जो स्थायी समिति है उसमें सारी शक्तियों का निवास हो गया। और व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि जो चीन के जो नेता होते हैं सीपीसी के, वो नेता ही सब कुछ होते हैं, वो नेता ही स्टैंडिंग कमेटी में उच्च पदों पर आसीन होते हैं। तो व्यवहार में सीपीसी यानी सीपीसी में किसी व्यक्ति की क्या स्थिति है यह तय करती है कि उसका कितना रोल रहेगा, और सीपीसी ही सब कुछ तय करती है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, भले ही वो एनपीसी हो या एनपीसी का छोटा रूप जो एनपीसी की तुलना में तो फिर भी शक्तिशाली है, स्टैंडिंग कमेटी हो, ये वास्तव में मात्र दिखावे और प्रचार की संस्थाएं हैं, रबर की मुहर हैं। वास्तविक स्थिति है, वास्तविक स्थिति में शक्ति किसके पास है? सीपीसी ही उन शक्ति का इस्तेमाल करता है। एनपीसी और जो स्टैंडिंग कमेटी है वो उस पर सील लगाती है। अब हम देखते हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द एनपीसी, यानी एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी है वो क्या है, उसके पास कौन सी अलग शक्तियां हैं, कैसे काम करती है। स्टैंडिंग कमेटी एक चेयरपर्सन, कई उप चेयरपर्सन यानी वाइस चेयरपर्सन तथा सेक्रेटरी जनरल और अदर मेंबर्स के रूप में इसका गठन होता है। इन सभी का चुनाव किया जाता है एनपीसी के द्वारा, इलेक्ट 5 वर्ष के लिए चुनी जाती हैं। प्रत्येक 2 माह में एक बार बैठक होती है और यह एनपीसी के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ हम अगर एनपीसी के देखें तो एनपीसी की सालाना बैठक है वो वार्षिक होती है, यदा कदा बैठने वाला संगठन टाइप का हो गया। यह एनपीसी को रिपोर्ट करती है, यानी स्टैंडिंग कमेटी है वो एनपीसी को रिपोर्ट करती है। एनपीसी इसके निर्णय को बदल सकती है। 2018 में 13वीं एनपीसी जो कांग्रेस हुई तो उसने 13वीं एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी भी चुनी गई। इसमें 175 सदस्य हैं। एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी का कोई सदस्य राज्य की प्रशासनिक, सुपरवाइजरी या न्यायिक या प्रोक्यूरेटोरियल अंग में पद धारण नहीं करता। इसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन लगातार 2 से अधिक बार नहीं बनते। 13वीं एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ली झांसू हैं। काउंसिल ऑफ चेयरमैन दिन के महत्वपूर्ण, इस स्टैंडिंग कमेटी में भी एक संस्था है काउंसिल ऑफ चेयरमैन। यह चेयरमैन के साथ साथ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल से मिलकर बनी होती है। देखिए चाइना की वर्किंग प्रणाली में हम क्या देखते हैं कि एनपीसी हजारों लोगों का संगठन, लास्ट में शक्ति स्टैंडिंग कमेटी भी 175 का संगठन, स्टैंडिंग विद इन स्टैंडिंग कमेटी भी
काउंसिल ऑफ चेयरमैन, और अंतिम में व्यवहार में हम देखते हैं कि थोड़े से लोगों के पास शक्ति हासिल हो जाती है, और ये वही लोग होते हैं जो सीपीसी में उच्च पदाधिकारी हैं। इसकी शक्तियों की अगर बात करें तो व्यवस्थित लिखा है कि विधायी शक्तियां साझा रूप से एनपीसी और एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी इसका उपयोग करेंगी। सभी कानूनों का निर्माण और संशोधन यह कर सकती है, उनको छोड़ करके जो सिर्फ एनपीसी के लिए रिजर्व है। जो एनपीसी के लिए हैं उनमें भी जब एनपीसी सत्र में नहीं हो तब यह संशोधन कर सकती है, बशर्ते वो कानून के सामान्य सिद्धांतों के विरुद्ध ना हो। संविधान और अन्य कानूनों की व्याख्या की शक्ति भी इसे प्राप्त है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चाइना में संविधान की व्याख्या की शक्ति किसे हासिल है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति को। इसके अलावा सुपरवाइजरी रोल है। सुपरवाइजरी यानी किसका सुपरविजन? स्टैंडिंग कमेटी किसका सुपरविजन कर सकती है? स्टेट काउंसिल का, सैनिक आयोग का, सुपरवाइजरी काउंसिल का, कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम प्रोक्यूरेट का। स्टेट ऑर्गन द्वारा बनाए गए कानूनों का, आदेशों का, निर्णयों को रद्द कर सकती है। ये संविधान क्रियान्वयन को सुपरवाइज भी करती है। यानी स्टैंडिंग कमेटी एनपीसी के जो काम हैं अधिकांश कामों को कर सकती है। ये सुपरवाइजन करती कैसे है? वो कौन से साधन हैं? ये इनकी रिपोर्ट्स की जांच करती है, कानून लागू होने की जांच करती है, जो नियमनकारी दस्तावेज हैं उनको ये मांग सकती है, पूछ सकती है, विशेष मुद्दों की जांच के लिए जांच कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, यानी इंक्वायरी कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इन कामों के अलावा मुख्य सार्वजनिक मुद्दों का निर्णय करती है। जैसे जब एनपीसी सत्र में ना हो तब ये क्या काम करती है? तब ये दो काम कर सकती है जो एनपीसी के हैं एक्चुअली, तभी ये काम कर सकती है। यह राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक योजना और बजट में आंशिक संशोधन कर सकती है। जब एनपीसी सत्र में ना हो तब ये चीन पर आक्रमण, अंतर्राष्ट्रीय संधि की पालना जरूरी होने पर युद्ध की घोषणा कर सकती है। ये दो काम हैं, यह तभी कर सकती है जब एनपीसी सत्र में ना हो। बाकी काम इसके हैं, जैसे दूसरे देशों के साथ संधियों का पुष्टिकरण, सैन्य राजनयिक अन्य विशेष रैंक टाइटल देना, स्टेट मेडल टाइटल ऑफ ऑनर को इंस्टीट्यूट करना, सार्वजनिक माफ़ी देना, आपातकाल की स्थिति में लामबंदी। ये इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। यानी जब एनपीसी सत्र में नहीं है तब तो कुछ एक्स्ट्रा कर सकती है, अदरवाइज भी काम है। इनके अलावा नियुक्ति और पदों से हटाना। जो एनपीसी के कार्य थे, हमने एनपीसी के द्वारा जो रिक्रूटमेंट देखा था उनमें हमने देखा था कि एनपीसी कुछ को इलेक्ट करती है और बाकी को डिसाइड करती है। जो इलेक्ट वाले थे उन सबको छोड़ करके बाकी सबको एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी कर सकती है। ये अगर हम उस सूची में जा कर के देखें तब आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ये है तो इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ करके इन सबको चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, ये चलो स्टैंडिंग कमेटी खुद का है, बाकी जो लोग हैं डायरेक्टर, सुपरवाइजर, कमीशन, इन सब का चुनाव कर सकती है। प्रधानमंत्री को छोड़ करके बाकी सारे हैं इनका नियुक्त कर सकती है। सीएमसी के चेयरमैन को नहीं कर सकती, अन्य सदस्यों को कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को नहीं करेगी, अन्य को कर सकती है। तो इस तरीके से कि जो कार्य एनपीसी का विशेष रूप से एनपीसी का ही है उसको छोड़कर बाकी सारी नियुक्तियां एनपीसी कर सकती है। एनपीसी की एक्चुअल पोजीशन की अगर हम बात करें तो एनपीसी की एक्चुअल पोजीशन देखने में जो प्रतीत होता है वो ये है कि एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी की एक्चुअल पोजीशन की बात करें कि जैसा फाइनर ने लिखा कि संविधान में स्थायी समिति को राज्य के सर्वोच्च अंग की श्रेणी में रखा गया है। यह औपचारिक चीनी पिरामिड के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि स्थायी समिति जनवादी चीन का वास्तविक विधान मंडल है। लेकिन कुछ अन्य जो लेखक हैं वो ये कहते हैं कि इसकी भी सदस्यता इतनी कम नहीं है, यह भी काफ़ी बड़ा संगठन है। दूसरा, स्थायी समिति की जो भूमिका है वो बहुत सीमा तक राज्य परिषद और कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति, पोलिट ब्यूरो
स्थायी समिति से सीमित हो जाती है। कहने का मतलब यह भी व्यवहार में क्या है कि जो सीपीसी है वही तय करती है कार्य कैसे होगा। सीपीसी में उनकी अपनी राष्ट्रीय कांग्रेस के नीचे उनकी सेंट्रल कमेटी के नीचे उनकी स्टैंडिंग कमेटी, पॉलिट ब्यूरो, ये सब ऑर्गन होते हैं। इनमें भी जो सबसे छोटे ऑर्गन हैं उन्हीं में ही महत्वपूर्ण नेता होते हैं। ये चीन के शासन का आधार है, चीन के शासन का कोर है, सबसे ज़्यादा शक्ति इन्हीं में ही निवास करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि चीन की भले ही कोई भी संस्था उठा लीजिए, वास्तव में जैसी वो है वैसी नहीं है। अंत में सारी शक्ति सीपीसी के पास आ जाती है। तो ये थे स्थायी समिति और स्थायी समिति की स्थानीय समिति।